माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को पतले लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन कराने जा रहे हैं। इन्हें मेकर सूत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे आप इस मेकर सूत्र के लिए। मेकर सूत्र है क्या? इसके लिए हम एक पतला लेंस लेते हैं। ये हमारा पतला लेंस है। ये पतला लेंस हो गया बच्चों। और C जो है ऑप्टिकल सेंटर है। C क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, यानी प्रकाशिक केंद्र है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों। इसके इस तरफ का बाह्य जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है n1, और इस ग्लास का जो अपवर्तनांक है वह n2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु O रखी हुई है, जिसका ये प्रथम पृष्ठ से क्या होगा? सबसे पहले प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन की क्रिया होगी। प्रथम पृष्ठ आपका क्या है? उत्तल पृष्ठ है। प्रथम पृष्ठ क्या है? उत्तल पृष्ठ है। अब ये किरण सघन से विरल में जाएगी या विरल से सघन में? बाह्य माध्यम का अपवर्तनांक n1 जो है वह n2 के अपवर्तनांक से कम है। इसका मतलब यह है कि विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम में जाएगी। तो यह अपने प्रारंभिक मार्ग से आप देख सकते हैं कि इसका अविलंब कहाँ होगा? इसका अविलंब इस साइड में होगा, क्योंकि इसका कर्वेट करते इस डायरेक्शन में है। तो इसका अविलंब इस साइड में होगा। तो जब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे तो अविलंब आपका लगभग इस कैटेगरी में होगा बच्चों, इस कैटेगरी में होगा। तो यह रेखा जो है सीधे न जा करके अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना? अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन बच्चों जैसे ही यहां तक पहुंचेगी तो ये अगर माध्यम वही रहता, ग्लास का ही माध्यम होता, तो यह किरण कहां तक चली जाती? ये डॉट डॉट करके आई डैश पर पहुंचती। तो हमें मान के चलते हैं कि अगर आपका माध्यम वही रहा होता तो किरण आपकी आई डैश पर पहुंचती, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। जैसे ही प्रथम पृष्ठ से यहां तक आती है द्वितीय पृष्ठ के पास, तो यह अपने माध्यम को चेंज पाती है। इसका माध्यम जो है वो अलग है, यानी अब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो इसकी वक्रता किधर है बच्चों? इसकी वक्रता इस साइड में है, इसकी वक्रता इस साइड में है। इसका मतलब इसका अविलंब जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। अब जब सघन से विरल में जाएगी तो किरण किधर मुड़ती है? सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर होती है। तो इस तरह से ये किरण आपका इस कैटेगरी में आई पर आती है। अब हम मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? ये है आपका कैपिटल U। ठीक है बच्चों। और आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो है उसको हम v' मान लेते हैं, और ये प्रतिबिंब की दूरी v मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी दो स्थितियां हैं। अब इसको हम ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे माना। अब ये तो हो चुका है। अब आप देख सकते हो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन की पश्चात प्रतिबिंब आभासी
प्रतिबिंब आई बेस पर बनता है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका सूत्र है, आप एक माध्यम से दो माध्यम में किरण जा रही है, ये माध्यम एक है, ये माध्यम आपका दो है, तो यहां हो जाएगा 1n2 अपान भी डैश माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1n2 माइनस 1 अपान r1। हमने मान लिया इसकी वक्रता क्या है, इस साइड की वक्रता r1 है और इस साइड की वक्रता क्या है, r2 है। इसको आप और डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहो तो n2 अपान n1 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ n1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो n1 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1। ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या लेंगे, क्योंकि अब हम दूसरे पृष्ठ को देखेंगे, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है। आप यहां देख सकते हो बच्चों, ये जैसे किरण यहां आएगी, अगर ये आपका कांच का ही माध्यम होता तो ये किरण कहां चली जाती, आई डैश पर चली जाती, परंतु अभी ऐसा नहीं है, आई डैश पर नहीं आ रही है। उसका कारण यह है, ये माध्यम यहां से परिवर्तित हो रहा है, तो यह जो किरण है आपकी, यह वस्तु का कार्य करती है। वास्तव में यह वस्तु है कहां, आई डैश पर स्थित है, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये आई पर बन रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो, अब किरण दो माध्यम से एक माध्यम में जा रही है, यानी लिख सकते हो 2n1 अपान भी माइनस 1 अपान भी डैश बराबर यहाँ पर 2n1 माइनस 1 अपान r2। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो n1 अपान n2 अपान भी माइनस 1 अपान v डैश बराबर n1 अपान n2 माइनस 1 अपान r2। अब बच्चों एक काम आप कर सकते हो, इसमें n2 का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, n2 का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो यहां हो जाएगा n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश इज इक्वल टू, यहां पर आपको मिल जाएगा बच्चों n1 माइनस n2 अपान r2। अगर यहां पर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश इज इक्वल टू माइनस n2 अपान n1 बटा r2। ये आपका दूसरा समीकरण हुआ। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इम्प्लाइज दैट, इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो क्या मिलेगा, n2 अपान v डैश और n2 अपान v डैश, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस, कट जाएगा, तो मिलेगा आपको n1 अपान v माइनस n2 अपान u। ओके, n1 अपान u इज इक्वल टू, यहां भी n1 होगा आपका, यहां पर u है, सिर्फ u बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें आप देख रहे हो n2 माइनस n1 है, यहां पर भी n2 माइनस n1 है, तो इसको आप लिख सकते हो n2 माइनस n1
बटा R1 माइनस N2 माइनस N1 अपान R2। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये हो जाएगा N1 अपान V माइनस N1 अपान U N2 माइनस N1 इन द ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर N1 का भाग देंगे तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U, ये हो जाएगा आपका N2 अपान N1 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो यहाँ पर ये 1 अपान V माइनस 1 अपान U, इसको हम लिख सकते हैं 1N2 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आपको एक अभीष्ट फार्मूला प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये आपको एक अभीष्ट फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यदि आप देख लें N1 बराबर आपको एक वायु या निर्वात का आप वर्तनांक कर सकते हैं, और N2 N किसी माध्यम, यानी कह सकते हैं N को क्या, N क्या है, कांच का अपवर्तन। जो आपका लेंस होगा वो कांच का ही होगा। तो यहां पर ये सूत्र बन जाएगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान। ये आपका तीसरा समीकरण। परंतु बच्चों आप क्या जानते हो, परंतु लेंस से यह आपको सूत्र पता है 1 माइनस U बराबर 1/3। समीकरण 3 व 4 से क्या मिलेगा, 1 अपान F बराबर N माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूले को 1 अपान F इन द ब्रैकेट N माइनस 1 N इन द ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये जो फार्मूला आपका प्राप्त होता है इसको हम मेकर सूत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर यदि माध्यम हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान F इक्वल टू 1N2 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है ना, तो ये आपका अभीष्ट फार्मूला प्राप्त हुआ। ये फार्मूला परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 के बच्चे इसको समझ लें, और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के साथ धन्यवाद।